ज्ञानधारा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डेंगू का उपचार। पहले हमने डेंगू पढ़ा था और डेंगू वायरस है वो अरबो वायरस से आता है और उसकी जो फैमिली होती है वो फ्लेवी वायरस होती है। और जो इसका ट्रांसमिशन है फैलता कैसे, वो वेक्टर वाहक के द्वारा। वाहक कौन सा होता है? मॉस्किटो, मच्छर होता है। उसमें दो मच्छर मॉस्किटो को नाम दिया गया है, वो है एक एडिस एजिप्टी, दूसरा आता है एडिस एल्बोफिक्टस। इस प्रकार से इनको इसके द्वारा ट्रांसमिशन फैलता है। फिर हमने पढ़ा कि इनको चार भागों में बांटा है। सबसे पहला डेंगू फीवर के अंदर, दूसरा डेंगू क्लासिकल डेंगू, तीसरा हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, और चौथा आता है सीवियर डेंगू। तो पहला हमने जो नॉर्मली फीवर या डेंगू फीवर पढ़ा तो उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, फीवर और उसको ठंड लगता है। दूसरा हमने पढ़ा क्लासिकल डेंगू, और क्लासिकल डेंगू के अंदर तेज सिर दर्द होता है और तेज ठंड लगती है और उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो 39 से 41 तक चला जाता है। फिर हमने देखा कि क्लासिकल डेंगू के अंदर मांसपेशियां और जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता है। और रेट्रो ऑर्बिटल कैविटी, रेट्रो ऑर्बिटल जो कैविटी होती है उसके अंदर भी पेन महसूस होता है और फोटोफोबिया भी उसको देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, उसको तीन भागों में बांटा, फिब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज और तीसरा रिकवरी फेज। फिब्राइल फीवर उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो 40 से 41 डिग्री तक तापमान ज्यादा होता है, तेज सिर दर्द होता है, बुखार आता है और ये आता है। फिर हमने पढ़ा कि क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज में क्या था, तापमान तो नियंत्रण हो जाता, तापमान 37 से 38 आ जाता है, लेकिन उसके साथ में उसमें प्लाज्मा का रिसाव बहुत ज्यादा होता है, जिसमें प्लाज्मा क्या होता है अपने जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में कलेक्ट होने लग जाता है और फिर एसआईटी कैविटी के अंदर या एसआईटी फ्लूइड के रूप में कलेक्ट होना इसका शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बीपी कम हो जाता है और साथ में उसमें क्या होता है कि श्वास में थोड़ा तकलीफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लंग्स के जो चारों तरफ जो कैविटी प्लूरल कैविटी होती है उस प्लूरल में फ्लूइड कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल इंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवर हो जाता है, तापमान नियंत्रण में आ जाता है, बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, टेकिकार्डिया के साथ करना है और फ्लूइड आउटर पार्ट में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, जो बाहरी कोशिका होती है तो वैन के अंदर, इस प्रकार से करके उसमें रिकवरी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा गंभीर डेंगू, गंभीर डेंगू पढ़ा और गंभीर डेंगू के अंदर क्या था कि ये तापमान सब नियंत्रण हो जाता है, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा का रिसाव कम नहीं होता, बीपी है वो कंट्रोल में नहीं होता, बीपी लगातार कम होता जाता है और जिससे क्या होता है कि वो अपने फेफड़ों के अंदर पानी भरना या प्लाज्मा का कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और बीपी लगातार कम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि सांस में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और जो अंग होते हैं जैसे हार्ट फेलियर, जो हृदय गति करना बंद कर देता है, क्योंकि जो जितना सर्कुलेशन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन था वो पूरा का पूरा प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा, तो हार्ट में और सभी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं और लंग्स के अंदर इंफ्यूजन, फ्लूइड इंफ्यूजन होगा तो पूरी तरह से एक्सपेंशन नहीं होगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी श्वास में भी तकलीफ होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इस प्रकार से हम डेंगू को चार भागों में पढ़ा और अगला है उपचार। ये उपचार के रूप में पढ़ते हैं और इसके अंदर उपचार में सबसे पहले होता है मोस्टली फीवर कंट्रोल करना होता है और उल्टी होती है या फिर प्लेटलेट्स कम होता है, उसके अंदर हम सबको दूर करने के लिए हम ज्यादा क्या काम में लेते हैं, ओआरएस, फलों का रस और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ का सेवन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और जो है वो हम उसमें यूज करते हैं। ओआरएस, फलों का रस, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि तरल पदार्थ हम काम में लेते हैं डेंगू के अंदर। और फिर यदि उसको बुखार है तो हम नॉर्मली हर जगह हम पता है कि पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। और डेंगू के साथ में एसिटिसाइक्लिक एसिड
और एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और अन्य जो स्टेरॉइड है वो काम में नहीं लेना है। एन सैलिसिलिक एसिड आता है वो, और एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और स्टेरॉइड वो बिल्कुल कम काम में लेना है, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं कि रक्त स्राव को बढ़ाते हैं, ब्लीडिंग करने का कार्य ये करते हैं। तो इसको हम कुछ समय पहले ही इसको स्टॉप कर देना, क्योंकि पहले से आपका प्लेटलेट्स कम है और प्लेटलेट कम होने से क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और यदि ये भी साथ में चलेगा, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, अन्य कोई स्टेरॉइड है, तो क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये आपको रोकना है। और उसके बाद में और क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि डेंगू के अंदर कौन सी जो ड्रग्स है उसको नहीं दिया जाता है, वो आपको देखना है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और स्टेरॉइड। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यदि लगातार बीपी का गिरावट और यूरिन प्रोडक्शन है, मूत्र उत्पादन है, वो बिल्कुल कम होता है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती करने की आवश्यकता होगी। उसी रूप में तो हमको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करने के बाद देखते हैं हेमरेजिक फीवर है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट्स हमने कितना पढ़ा, नॉर्मली प्लेटलेट्स है हमने 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हमने ये रेंज देखा था। लेकिन जब इसका 50,000 से कम हो जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में काउंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब 50,000 से कम आता तो ये प्रोसेस देखते हैं। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, आयु फ्लूइड चलाते हैं। आयु फ्लूइड में क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइडल, दो प्रकार के आते हैं। क्रिस्टलॉइड किसको बोलते हैं, एनएस है, आरएल है, वो आता है। और कोलॉइडल जिसमें बोलते हैं डेस्ट्रेन है, और डेस्ट्रेन के साथ में एल्ब्यूमिन है, वो प्रोटीन्स का आता है, वो कोलॉइडल। और ये आता है क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, वो 1-2 घंटे तक के लिए 6 ml पर kg पर आवर्स। जैसे 50 kg का आदमी तो उसको 300 ml, 50 kg है तो 6 ml पर 1 kg में 6 है, तो 50 kg का व्यक्ति है तो उसको 50 kg पर 300 ml पर आवर्स के अनुसार से उसको फ्लूइड चलाना है फास्टली, वो 1 या 2 घंटे के लिए चलाना होता है। अब फिर हम क्या देखते हैं कि चेक करते हैं कि वो उसको सुधार हुआ कि नहीं हुआ। सुधार के लिए हम क्या करते हैं, हेमेटोक्रिएट। हेमेटोक्रिएट एक नया वर्ड आया आपको सीखने बताने के लिए। हेमेटोक्रिएट क्या होता है, हेमेटोक्रिएट क्या होता है कि हेमेटोक्रिएट ये क्या करता है, पूरे ब्लड के अंदर आरबीसी कितना प्रतिशत है वही हेमेटोक्रिएट होता है। ब्लड के अंदर हम 3 कोशिकाएं पढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 पढ़ते हैं। उसमें हेमेटोक्रिएट क्या होता है, पूरे ब्लड के अंदर आरबीसी कितना प्रतिशत है उसको बोलते हैं हेमेटोक्रिएट। जैसे मान लिया कि आरबीसी है 42% है, तो 42% क्या है, हेमेटोक्रिएट है। क्योंकि पूरे ब्लड के अंदर 55 तो है प्लाज्मा और 45 है वो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों है। और उसमें से 42% क्या है आपका आरबीसी है, तो हेमेटोक्रिएट लेवल कितना है, 42% है। अब चेक करते हैं हेमेटोक्रिएट लेवल, आरबीसी लेवल चेक करते हैं। यदि उसमें सुधार आएगा तो हमको क्या देखना पड़ेगा, यदि उसके अंदर हेमेटोक्रिएट लेवल नॉर्मल है तो आप उसमें क्या करते हैं, 6 ml जो पर हर्ट्ज हम चला रहे थे उसको हम क्या करते हैं 3 ml के लिए 1 या 2 घंटे तक चलाएंगे। फिर इसको और कम करके 1.5 ml पर kg के लिए चला के 24 घंटे या 48 घंटे के बाद में उसको फ्लूइड देना बंद कर देंगे। क्योंकि फ्लूइड लगातार देना भी उसके अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर फ्लूइड कम कलेक्ट हो रहा है, तो हम लगातार फ्लूइड देंगे तो वो भी खराब है। तो आपको क्या करना होता है, 6 ml पर kg दे रहे हैं, सुधार आया, हेमेटोक्रिएट लेवल 42 है, नॉर्मल है, तो आपको 6 से 3 करना, 3 से डेड करना और फिर इसको 24 से 48 घंटे के अंदर जो फ्लूइड है एनएस और आरएल, नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट, ये क्या करना है, बंद करना है। फिर क्या होता है,
यदि चेक किया सुधार नहीं है, हीमेटोक्रिएट लेवल या तो ज्यादा है या फिर कम है। ज्यादा है हीमेटोक्रिएट लेवल 42 से बढ़कर कितना, मान लो ये 45 हो गया। क्यों होगा 45? क्यों होगा 45? ये पूरा ब्लड है, इसमें 55 तो है प्लाज्मा, 45 है हमने ये ब्लड सेल को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों है। अब कब ये इसके मिक्स में है, ये तो इसमें 90% क्या है, वाटर है, पानी है। तो ये क्या करेगा, ये रक्त से निकल करके बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगी, हीमेटोक्रिएट लेवल तो बढ़ेगा, क्योंकि पूरा ये डाइल्यूशन था, घोल के अंदर मिक्स था। और ये जब ये घोल चला जाएगा तो पीछे पीछे क्या, आरबीसी रहेगी, तो वो लगातार आरबीसी रहेगी, तो क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हीमेटोक्रिएट लेवल बढ़ता है, ये परसेंटेज में बढ़ता है, तो 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, 10 ml, 6 ml से कितना, 10 ml पर kg पर आवर्स घंटे के लिए क्रिस्टलाइन देना शुरू कर देंगे। उसको क्या करेंगे, और क्रिस्टलाइड है NS या RL को क्या करें, स्पीड बढ़ा दी जाएगी। और दूसरा आता है, यदि हीमेटोक्रिएट लेवल कम हो गया, ये हीमेटोक्रिएट लेवल है 42 से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है 40 हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, ये ब्लीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक ब्लीडिंग हो रहा है। तो आंतरिक ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक ब्लीडिंग कैसे पता चलेगी आपको, जैसे आपको पिन पॉइंट पढ़ाया था कि डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर पिन पॉइंट रैसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे दाने के समान, और परप्यूरा भी होता है, किसी के अंदर बड़े बड़े चकते भी देखने को मिलते हैं, तो वो ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग के टाइम हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी करते हैं, और वो पूरा ब्लड है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी को मिला के जो ब्लड है वो चढ़ाते हैं। वो 10 ml पर kg पर आवर्स के अनुसार उसको चलाते हैं। तो यदि उसमें सुधार आया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हम क्या करें, ओनली आरबीसी चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, आरबीसी, क्योंकि कम क्या हुआ, आरबीसी कम हुआ, तभी हीमेटोक्रिएट लेवल कम हुआ, तो ओनली पैक्ड पीआरबीसी चलाते हैं। पीआरबीसी का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो आज हमने पढ़ा कि डेंगू का उपचार क्या होता है। तो डेंगू का उपचार हमने पढ़ा कि यदि नॉर्मल उल्टी है, बुखार है, तो उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओआरएस है, फ्लो का रस है, या इलेक्ट्रोलाइट्स चला देते हैं। फिर हमने पढ़ा बुखार है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, और कोई अन्य स्टेरॉइड है वो हम उनको नहीं देना, क्योंकि पहले से उसमें ब्लीडिंग चल रही होती है। यदि लगातार बीपी कम हो रही है और यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है, उसको अस्पताल में भर्ती करना होता है। यदि भर्ती किया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हेमरेज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसका प्लेटलेट्स कितना है, और वो सभी हम चेक करते हैं, हीमेटोक्रिएट लेवल क्या है। यदि हम चेक किया और उसके अंदर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिला, ब्लड प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम, 50,000 से कम मिला है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि शुरुआत में 6 ml पर हॉर्स के अनुसार से क्रिस्टलोइड फ्लूइड चलाते हैं। क्रिस्टलोइड में कौन सा आते हैं, NS और RL आते हैं, वो चलाते हैं क्या, 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे तक चलाए, सुधार आया तो हम 6 ml पर आवर से कम करके 3 करेंगे, 3 से 1.5 ml पर kg पर आवर्स, पर kg मतलब एक व्यक्ति 50 kg का है, 3 ml दे रहे हैं, तो 50 kg से 3 से मल्टीप्लाई किया, 150 ml पर आवर्स, 1 घंटे के अंदर 150 ml उसको देना है, और 2 घंटे तक चलाना, तो मतलब 300 ml आपको देना होता है। सुधार हो जाता है तो उसको आपको 24 से 48 घंटे के बाद में फ्लूइड देना बंद कर देना है। यदि उसके अंदर सुधार नहीं होता है, हीमेटोक्रिएट लेवल है या बढ़ जाता है और बढ़ता है, तो उसकी भी रेट हमको बढ़ा देनी, क्योंकि जैसे 100 ml में हमने 50 ग्राम चीनी लिया है, तो उस 100 ml में 50 ग्राम
चीनी है, तो उसमें जो 100 ml पानी था उसमें 50 ग्राम चीनी लिया है, तो वो पानी पूरा निकाल देंगे तो जो चीनी की है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि प्लाज्मा चला जाएगा तो आरबीसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको घोलने के लिए हमको क्या है 6 ml से बढ़ाकर 10 ml करना पड़ेगा, वो क्रिस्टल देना पड़ता है। और फिर देखते हैं हीमोटोक्रिएट लेवल कम हो गया, कम हुआ तो क्या हुआ, आंतरिक जो ब्लीडिंग है, रक्तस्राव होना शुरू हो गया, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड चढ़ाते हैं। वो कितना 10 ml पर केजी पर ओवर से चलाते हैं, और फिर उसमें भी सुधार हो जाता है तो हम उसको 5 ml पर केजी पर ओवर से चलाते हैं। वो क्या चलाते हैं, ओनली आरबीसी, उसको बोलते हैं पैक्ड आरबीसी चलाते हैं। और ये कब चढ़ाते हैं, ये जब चढ़ाते हैं जब उसकी प्लेटलेट्स है वो 20,000 से कम हो जाती है। और फिर इसको हम और डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज भी कब करते हैं, जिसको उसका बीपी नॉर्मल हो गया है और उसका यूरिन प्रोडक्शन एकदम सही है, प्लेटलेट्स है वो नॉर्मल है, और इसके बाद उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा। और इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो आपको डेंगू के अंदर देखना है। पहला डेंगू के अंदर क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो डेंगू वायरस है कौन से वायरस में आता है, अरबो वायरस है या दूसरा फ्लेवी वायरस है या आपका हेपेटाइटिस वायरस है। अलग अलग वायरस का चूज करना, तो उसमें आपको बोलना है ये अरबो वायरस है। फिर फैमिली पूछता है तो मायोक्सो वायरस है या फ्लेवी वायरस है, मायोक्सो पैरा वायरस है, तो आपको फ्लेवी वायरस करना दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर वेक्टर कौन सा होता है, एडिस एजिप्टाई है, एडिस एल्बोपिक्टस है या अदर कोई जो है, तो वो आपको देखना है तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आता है कि आपकी क्लासिकल डेंगू के अंदर तापमान कितना होता है, फिर आपका डेंगू हेमरेजिक के अंदर जो फिब्राइल फेज होता है उसमें तापमान कितना होता है और क्रिटिकल फेज में कितना होता है, वो अलग अलग तापमान भी पूछ सकता है। और अगला हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलोइड के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन आता है, डेस्ट्रेन है या एल्ब्यूमिन है या एनएस है या डीएनएस है, तो आपको एनएस और आरएल को देखना होता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन क्या सवाल आने का क्या है कि इसके अंदर यदि इसके अंदर कौन सी तरह का ब्लड मतलब ब्लीडिंग के अंदर क्या आता है, पिन पॉइंट आता है। और एक क्वेश्चन आपको बताया था टोर्निकेट टेस्ट किस में करते हैं, टोर्निकेट टेस्ट है वो डेंगू में करते हैं। कैसे, इधर टोर्निकेट बांधेगा तो इस इधर अंदर 20 जो पिन पॉइंट है उससे ज्यादा पिन पॉइंट 1 इंच के अंदर जो इंच स्क्वायर के अंदर ज्यादा मिलेगा तो वो क्या पॉजिटिव डेंगू आएगा। तो टोर्निकेट टेस्ट किस में करते हैं, वो एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है। फिर हमने इसमें देखा कि डेंगू के अंदर फ्लूइड है वो शुरुआती तौर पर कितना ml कितने हॉर्स के लिए चलाते हैं, यदि उसमें इंप्रूवमेंट है सुधार है तो कितना ml चलाते हैं। हीमोटोक्रिएट लेवल नॉर्मली आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है, मतलब तीनों सेल्स का 45% होता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर पानी कितना, वाटर कितना प्रतिशत होता है, वो 90% होता है। ये क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। और फिर पूछेगा आरबीसी का कितना प्रतिशत है, हीमोटोक्रिएट लेवल नॉर्मली कितना है, और ये आएगा। और यदि बीटी दिया तो शुरुआती तौर पर हम कितना ml कितना आवर्स के लिए चलाते हैं, 10 ml पर आवर्स के लिए चलाते हैं। और पीआरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, पैक्ड रेड ब्लड सेल। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज के लिए इतना काफी है। और अगला हम पढ़ेंगे वो है और यही ऑर्थोपेड का अगला ऑर्थोपेड का जो डिजीज आएगी वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।